बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला है, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला है। अब इसमें ई जो है हमारे पास वेरिएबल है, ई की वैल्यू क्या दे रखी है इसने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये एक्स ई की वैल्यू दे रखी है। तो अगर ई होती कांस्टेंट तब तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू भर देते हम और इससे आंसर निकल जाता है। बट यहाँ ई वेरिएबल है तो डायरेक्ट वैल्यू भरने से अपना आंसर नहीं आएगा, हमें आंसर निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन से आंसर आएगा। तो पहले मैं लिखूंगा डी आर की वैल्यू, डी आर, डी आर को मैं लिखूंगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। मैं इसको डी आर को लिख लूंगा। फिर मैं डीवी निकालूंगा, डीवी स्मॉल मतलब डॉट प्रोडक्ट करके डीवी वो बढ़ेगा माइनस माइनस ऑफ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये डीवी बनेगा। इसको फिर मैं इंटीग्रेट करूंगा, ये माइनस तो बाहर ही निकाल लिख देता हूं मैं, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा, इधर वाई डी वाई का इंटीग्रेशन करूंगा, माइनस साइन बाहर है ही। देखो एक्स की लिमिट देखो, एक्स की लिमिट होगी 0 से लेके 2 तक, तो एक्स की तो लिमिट 0 से 2 लिखोगे, वाई की लिमिट भी 0 से 2 है, वाई की लिमिट भी 0 से 2 है। और जैसे ये पॉइंट ए का पोटेंशियल बोल देता हूं, यहां पॉइंट बी का पोटेंशियल बोल देता हूं, तो इसका इंटीग्रेशन तो लिख दूंगा मैं वी बी माइनस वी ए, लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाय 2 लिमिट 0 से 2, इधर वाई स्क्र बाय 2 लिमिट 0 से 2। इसको करो इंटीग्रेट 2 पुट करके, तो वी बी माइनस वी ए, माइनस साइन तो बाहर है भाई, 1/2 2 का स्क्वायर माइनस 0, 1/2 2 का स्क्वायर माइनस 0, तो वी बी माइनस वी ए, 2 और 2 -4 वोल्ट आया भाई आंसर, -4 वोल्ट। तो पहले का आंसर आया -4 वोल्ट, तो पहले का आंसर -4 वोल्ट लिख लो भाई। अब ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा दो यही आया होगा सबका, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, आसान सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको भी इंटीग्रेशन आता है वो कर लेगा इस क्वेश्चन को। इससे पहले हमने एक बड़ा लिया था जिसमें एक था कंपोनेंट था, इसमें 2 वेरिएबल कंपोनेंट हैं और कुछ नहीं फर्क है, इंटीग्रेशन करो आंसर आ जाएगा। एक इससे अलग करवाया था मैंने, उसको ध्यान से सुनो नेक्स्ट को। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है यो, मैंने आपको कहा था भाई ये मैंने इस तरह का ना वर्क एनर्जी पावर 11th में करवाया था। अगर किसी ने वर्क पर एनर्जी पावर 11th में क्वेश्चन ध्यान होगा तो वो कर देगा, इसको नहीं ध्यान होगा तो मुझे बताना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि आम बच्चा कर नहीं पाएगा। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। बेटा देखो इसमें भी वही बात तो है, तरीका तो वही है, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये फॉर्मूला यूज होगा अपना। बट इसमें ई को ध्यान से देखो, ई इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये दे रखे इसमें, आई के साथ वाई दे दिया, जे के साथ एक्स दे दिया। ये पॉइंट नोट करने वाला है इसके अंदर, डी आर वो क्या, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये डी आर हो गया। अब डॉट करो तो डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये होगा। इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ डी एक्स वाई, इसको यूं लिख सकते हो, ये पॉइंट नोट करने वाला है इसका। ये जो ब्रैकेट है ना, इसके द्वारा डी एक्स वाई के द्वारा रिप्लेस कर सकते हो, पार्शियल सॉरी रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ना, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू पूरी ब्रैकेट इसके बराबर रिप्लेस कर सकते हो, ये पॉइंट नोट करने वाला है। जिसको ध्यान है उसके लिए तो बहुत छोटी बात है, जिसको नहीं ध्यान में समझा देता हूं एक बार, ये मैंने कैसे लिख दिया मैं समझा देता हूं, जिसको नहीं पता उसके लिए देखो। देखो डी ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब समझो आप, डी ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है। इसमें एक्स वाई 2 वेरिएबल है, तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का एक डिफरेंशिएशन का रूल था 11th क्लास में, मैं समझा रहा हूं इसको एक बार, ताकि मैंने कहां से लिख दिया ये बच्चे को समझ में आ जाए। मैं इसको यूं लिख सकता था, एक्स एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन, फिर वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन। इसमें क्या करेंगे, एक बार एक को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार वाई को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये मतलब यूं हो गया, वाई डी एक्स
प्लस एक्स डी वाई, ये चीज इसके बराबर आ जाती है। अपने को ये दे रखा है, इसको मैं इसके द्वारा रिप्लेस कर सकता हूं। तो ये पॉइंट है मेन इसका, जो इस क्वेश्चन को अच्छा बनाता है। अब आइडेंटिटी यूज कर ली मैंने। अब मेरे पास आ गया भाई डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स वाई, ये आ गया। मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा अब इसका इंटीग्रेशन करके मेरा आंसर आएगा। तो डीवी, इसका इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ डी एक्स वाई, इसका इंटीग्रेशन। यहां तो लिमिट हो जाएगी ए से बी तक, वी ए टू बी बी। इसमें देखो एक्स और वाई की लिमिट, एक्स की वैल्यू लोअर 0, एक्स की अपर वैल्यू 2, वाई की लोअर वैल्यू 0, वाई की अपर वैल्यू 2। ये हो गया अपने पास। सेम तरीके से इंटीग्रेशन है। बस ये चीज जिसको पता है ना, उसके लिए तो क्वेश्चन बहुत छोटा है। जिसको ये नहीं पता उसके लिए क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। अब कर दो इंटीग्रेट, अब तो सिंपल है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देख लो बस। इधर तो ये आएगा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। इसका हो जाएगा एक्स वाई, इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई, लिमिट 0 0 से 2 2। अब वी बी माइनस वी ए, 2 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 0। तो भाई वी बी माइनस वी ए, इसका आंसर भी मेरे हिसाब से तो -4 वोल्ट आ गया भाई, -4 वोल्ट। आगे बढ़ता हूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। जो उसको बनाए रखो, जो उसको बनाए रखो। अब भाई जो उसको बनाए रखो। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसको कौन सोल्व करेगा भाई? इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर अब की बार देखो, कंसेप्ट वाइज हुई, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। बट ई क्या है? ई इज इक्वल टू 3x स्क्र वाई आई कैप प्लस एक्स क्यूब जे कैप। टी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अरे जेड ना लिखूं? जेड है नहीं तो रहने दूं मैं? वैसे लिख दूं तो अच्छा होता, लेकिन कोई जरूरत नहीं अपने इस क्वेश्चन में, तो मैं जेड नहीं लिख रहा भाई। तो डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x स्क्र वाई डी एक्स, डॉट तो आई वाले के साथ, जे वाले के साथ, प्लस एक्स क्यूब डी वाई का तो आंसर आ चुका है। तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो डीवी इज इक्वल टू, अब एक इस इंटीग्रेट करने से पहले मैं इसको यूं लिख सकता था, डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता था? इसको मैं लिख सकता था डी ऑफ एक्स क्यूब वाई। ये ब्रैकेट पूरी की पूरी प्रोडक्ट रूल से अगर देखोगे, प्रोडक्ट रूल से देखोगे तो ये पूरी ब्रैकेट इसके द्वारा रिप्लेस कर सकते थे आप। इस चीज का डिफरेंशिएशन, ये जो चीज है इसका डिफरेंशिएशन उसके बराबर आएगा, ऊपर ब्रैकेट के बराबर। ये जो नीचे वैल्यू लिखी है आपने, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे प्रोडक्ट रूल का यूज करके, तो ये आंसर आएगा। तो मैं इस ब्रैकेट को इससे रिप्लेस कर दूं, बस सिंपल सी बात है। टीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स क्यूब वाई, लिमिट वही है 0 0 टू 2 2, 0 0 टू 2 2, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 इनिशियल फाइनल 2, वाई की इनिशियल 0 फाइनल 2। तो वही इंटीग्रेशन आएगा भाई, लिमिट तो वही रहेगी। तो ये होगा वीबी माइनस वी ए, या वीबी, हाँ वीबी माइनस वी ए। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब वाई, लिमिट 0 0 टू 2 2। तो यहां से वीबी माइनस वी ए, माइनस ऑफ 2 की क्यूब इंटू 2 माइनस 0 इंटू 0, तो माइनस ऑफ 16 माइनस 0, तो -16 वोल्ट ये आंसर बन रहा है भाई, -16 आएगा भाई। चलो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, ये इन क्वेश्चन के साथ लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप बार बार करोगे तो ध्यान रहेंगे। खासकर ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इनके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखो और बार बार रिवाइज करना इन क्वेश्चन को, तभी याद रहेंगे, वरना ये ध्यान नहीं रहेंगे। मुश्किल नहीं है लेकिन ट्रिकी है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। बच्चा कह रहा मुश्किल है सर, मुश्किल नहीं है भाई। क्वेश्चन आसान, आपने देखा मुश्किल कहां है? डिफरेंशिएशन आना चाहिए, मैथमेटिक्स का थोड़ा यूज है, वो हमें पता हो तो आसान है। मुश्किल कहां है? चलो बेटा ये क्वेश्चन करवाता हूं, इस पर ध्यान दो, पढ़ो स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट देखो एक बार क्या कह रहे हो। ये कह रहा फाइंड दी फाइनल चार्जेस ऑन 2 कंडक्टिंग स्फीयर व्हेन these are connected by thin wire।
देखो मैं समझा देता हूं, क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो पहले, क्वेश्चन का मीनिंग समझो। बेटा दो स्फीयर हैं, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है। ये कहता कि अगर हम इन दोनों को वायर से जोड़ दें, इन दोनों को वायर से जोड़ दें, तो इसके छोटे वाले पे फाइनल चार्ज कितना होगा, बड़े वाले पे फाइनल चार्ज कितना होगा। ये इसने क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने कूलम्ब्स लॉ में मेरी क्लास अटेंड की हो, कूलम्ब्स लॉ में, तो मैंने इस तरह के कई सारे क्वेश्चन करवाए थे वहां। इसको शेयरिंग ऑफ चार्ज कहते थे हम, चार्जिंग बाय कंडक्शन भी कहते थे इसे हम, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ध्यान होगा कूलम्ब्स लॉ में करवाया था हमने। तो उस टाइम मैंने ये कहा था कि भी दो स्फीयर या दो कंडक्टर अगर आपस में टच कर दो, तो एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर पे जाता है, एक कंडक्टर से चार्ज दूसरे कंडक्टर पे जाता है, और चार्ज तब तक ट्रांसफर होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता तब तक चार्ज को ये शेयर करते हैं। और फाइनल चार्ज मैंने बताया था कि पहले आप नेट चार्ज निकालते हो, नेट चार्ज, जैसे इस केस में वो Q1 प्लस Q2 बनेगा। तो फाइनल चार्ज जैसे मान लो एक के ऊपर है Q1 डैश, दूसरे पर है फाइनल चार्ज Q2 डैश। डैश इसलिए लिख रहा हूं क्यों Q1 Q2 लिखे हुए हैं मैंने। तो Q1 डैश मैंने बता रखे आप लोगों को, वो था नेट चार्ज इनटू R1 ओवर R1 प्लस R2। नेट चार्ज की जगह Q1 प्लस Q2 भर देना, और इसके ऊपर जो चार्ज बताया था मैंने Q2 डैश, दैट इज नेट चार्ज इनटू R2 ओवर R1 प्लस R2 पुट कर देना। जब इनका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो Q1 डैश इसका चार्ज, Q2 डैश इसका चार्ज, यहां नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 पुट करो और दोनों का आंसर देखो। ये कूलम्ब्स लॉ में हमने करवाया था। और भाई स्पीड तो काफी अच्छी, दोबारा बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। देखो मैं ये कह रहा हूं बेटा, ये जो क्वेश्चन थे ना मैंने कूलम्ब्स लॉ में शुरू में करवाए थे, और उसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। उसमें हमने कहा था कि अगर दो कंडक्टर आपस में टच कर दो तो चार्ज को शेयर करते हैं, और तब तक चार्ज को शेयर करते हैं जब तक उनका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। और जो फाइनल चार्ज उनके पास बचते हैं उसका ये फार्मूला लिखवाया था मैंने। एक का चार्ज निकालना, दूसरे का चार्ज निकालना, तो इस फार्मूले से निकल जाएगा। नेट चार्ज का मतलब दोनों को मिला के जितना टोटल चार्ज बनता है, जितना टोटल चार्ज दोनों का मिलता है वो नेट चार्ज था। वो नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 बनेगा। ओहो, Q1 प्लस Q2, वो चार्ज मैं यहां भर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें चाहिए तो इसमें भर दूंगा, फिर इससे आंसर निकल जाएगा अपना। ये करवाया था। क्वेश्चन ये था बेटा कि दोनों स्फीयर को अगर आपस में टच कर दिया जाए तो व्हाट विल बी दी फाइनल चार्जेस, व्हाट विल बी दी फाइनल चार्जेस। अनुराग, ये था बेटे क्वेश्चन। चार्जिंग बाय कंडक्शन वाला पॉइंट ध्यान करो, वही रिपीट हुआ है, वही रिपीट हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये कंसेप्ट ये याद करना है, ये यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम, ये ध्यान रखनी है आपको। इसका मीनिंग समझा देता हूं मैं, इसका मीनिंग समझाता हूं। देखो एक बार पढ़ना। देखो ये कह रहा है इफ टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड देन द प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। सिग्मा आर जो है उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट, मतलब सिग्मा का मतलब चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। चार्ज डेंसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। इसको बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम मतलब क्या हुआ कि चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसी चीज को, इसको नाम दे रखा है यूनिकनेस थ्योरम। ये यूनिकनेस थ्योरम है। मतलब दो कंडक्टर टच कर दिए, फाइनल चार्ज डेंसिटी निकालनी हो ना, फाइनल चार्ज डेंसिटी निकालनी हो, जैसे दो, एक छोटा स्फीयर एक बड़ा स्फीयर है, तो छोटे वाले की चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगी और बड़े वाले की चार्ज डेंसिटी कम आएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि सिग्मा इंटू आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। या इसको एक ही कंडक्टर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक ही कंडक्टर पर। जैसे एक कंडक्टर है, मान लो मैं एक ही कंडक्टर पर एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लो कुछ इस तरह कंडक्टर है हमारे पास, इस तरह कंडक्टर है। जैसे इसकी यहां रेडियस कम है, रेडियस कम है, यहां रेडियस ज्यादा है। जैसे यहां रेडियस कम है, यहां रेडियस ज्यादा है, तो जहां रेडियस कम है ना, जहां रेडियस कम है
वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, यहां चार्ज यूं होगा, बहुत नजदीक 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 यूं, यहां चार्ज डेंसिटी कम होगी। इसका मतलब ये हो, इस चीज का मतलब ये हो जो ये लिख रखा है आपने, इसको यूनिकनेस थ्योरम बोल दिया, यूनिकनेस थ्योरम। तो कोई मतलब अलग सी चीज नहीं थी, बस बेसिक याद रखना भी जहां नैरो जैसे बहुत शार्प एजेस हो ना, शार्प एजेस हो, वहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, जहां ब्रॉड सा एरिया हो वहां चार्ज डेंसिटी कम होती है। इसका मतलब इतना है। सुनो भाई, मैं सोल्व करूंगा, ध्यान से सुनो। ये कह रहा फाइंड द फाइनल चार्ज डेंसिटी ऑन द स्फीयर व्हेन दीज आर कनेक्टेड बाय वायर। बेटा देखो, इस पर चार्ज डेंसिटी है 2 सिग्मा, इस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस 2r है। ये कह रहा भाई इनको हमने टच करना है, टच करने के बाद फाइनल चार्ज डेंसिटी बतानी है, फाइनल चार्ज डेंसिटी। मैं ये मान लेता हूं इस पर चार्ज डेंसिटी होगी फाइनल सिग्मा 1 और इस पर चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा 2। तो हमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालना है, हमारा काम है टू फाइंड सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। आपको इनिशियल चार्ज डेंसिटी दे रखी है, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। देखो पहले मैं क्या करूंगा, इनके चार्जेस निकालूंगा। मैं जैसे इसका चार्ज निकालूंगा, लेट इस पर चार्ज आएगा Q1, इस पर चार्ज आएगा Q2। तो पहले मैं चार्जेस निकालूंगा, फिर मैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालूंगा। देखो सिग्मा 1 की वैल्यू बनेगी Q1 ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा 2 की वैल्यू बनेगी Q2 ओवर 4 पाई 2r का स्क्वायर। ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यूज बनेगी। तो मेरा काम होगा Q1 Q2 निकालना, उसके बाद सिग्मा 1 सिग्मा 2 की बात आएगी भाई। उसके लिए ऐसा करूंगा, मैं पहले टोटल चार्ज निकाल लूंगा, जैसे इसका चार्ज निकालूंगा उसका चार्ज निकालूंगा, वहां से टोटल चार्ज मेरे पास आएगा Q नेट। इसका चार्ज कितना है, चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, इसका चार्ज है, इसका चार्ज कितना है, चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। तो पहले नेट चार्ज निकाल लो, ये होगा 8 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, ये कितना होगा भाई 16, तो 24 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ये है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज ये होगा। अब इसके ऊपर चार्ज होगा 8 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, इस पर चार्ज होगा 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ये चार्जेस होंगे। इस पर 8 पाई आर स्क्वायर सिग्मा होगा, इस पर 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा होगा। अब डिवाइड करके देखो आंसर क्या आते हैं, डिवाइड करके देखो, इस पर 8 होगा, इस पर 16 होगा चार्ज, 24 पाई आर स्क्वायर टोटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए दे दूं, एक दो क्वेश्चन घर के लिए दे दूं, ताकि तुम भी ट्राई करो, फिर मैं उसको एक बार खुद ट्राई करोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें भी। फाइंड द चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर। क्वेश्चन देख लो, ये तुम्हें घर के लिए करना, दो क्वेश्चन दूंगा घर के लिए मैं करवाऊंगा इनको, लेकिन एक बार तुम खुद ट्राई कर लो, एक बार खुद ट्राई करके देखो। ये नोट कर लो क्वेश्चन, ये अर्थ से कनेक्ट कर रखा है, इसका मतलब अर्थिंग रखी है इसकी, इट इज कनेक्टेड विद अर्थ, ये अर्थ से कनेक्टेड है। और बेटा एक चीज याद रखना, कोई भी चीज अगर अर्थ से कनेक्ट कर दी जाए तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। कोई भी चीज अगर अर्थ से कनेक्ट कर दी जाए तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है हमेशा। अर्थ को हम रेफरेंस के तौर पे ट्रीट करते हैं, तो पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, जो भी चीज अर्थ से कनेक्टेड होगी उसका, अर्थ का भी 0 होगा, और जो कंडक्टर अर्थ से कनेक्टेड होगी उसका भी 0 होगा। फाइंड द चार्ज ऑन आउटर सरफेस। इस पे मैं दो क्वेश्चन दे दूं, इसमें एक और दिखा दूं, इसी में एक तो आउटर स्फीयर का चार्ज बता दियो, एक इनर का और बता दियो, इनर का भी, आउटर का भी बता दियो और इनर का भी बता दियो, दोनों का बता दियो। रेडियस एक की ए है, एक की बी है, एक की रेडियस ए है, एक की रेडियस बी है, तो दो आंसर दे दियो मेरे। लिख तो एक रखा है मैंने, लेकिन दो पूछ रहा हूं मैं, इसके आउटर स्फीयर का चार्ज और इनर स्फीयर का चार्ज, दोनों आंसर देने हैं आपने मेरे को। एक और दे रहा हूं, अगला और नोट कर लो, ये घर से ट्राई जरूर करने भाई सब ने। इसमें पता क्या किया मैंने अब की बार अंदर वाले को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अंदर वाले को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इसमें पूछा क्या इसने, फाइंड द चार्ज ऑन इनर स्फीयर, इनर स्फीयर, इसका चार्ज बताना है। अच्छा इसका देखो, ये चार्ज बताना कितनी वैल्यू होगी, यहां चार्ज बताना है, यहां चार्ज बताना है, और इसका पोटेंशियल बताना है, इसका पोटेंशियल बताना है। ये चार्ज इसको दे दिया था हमने, वैसे ना मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, मिसप्रिंटिंग है इसमें,
मिस प्रिंटिंग है। हमने ये चार्ज इसको दे दिया, ये चार्ज इसको दिया है, इसको दिया चार्ज, ये मिस प्रिंटिंग हो रही है इसमें। अब हमने बताना क्या, इसका चार्ज, चार्ज, इसका अंदर का चार्ज, लिख लो ये चीजें जो बता रहा हूं मैं, और इसका पोटेंशियल। ये चार्ज इसको नहीं दे रखा हमने, इसको दे रखा है। एक की रेडियस ए है, एक की रेडियस बी है, और अंदर वाला अर्थ से कनेक्टेड है। जो भी अर्थ से कनेक्ट होगा उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, जो भी अर्थ से कनेक्ट होगा उसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा। ये क्वेश्चन सोल्व करना आपने, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे। ओके, हाँ ये दोनों ट्राई करना, आसान है, ज्यादा मत सोचना। इसमें अर्थिंग का जो पोटेंशियल, पहले देखो ना मैंने इस तरह क्वेश्चन करवाए थे, दो के पोटेंशियल डिफरेंस निकलवाए थे मैंने, एक का पोटेंशियल कितना होगा, अंदर वाले का पोटेंशियल कितना, बाहर वाले का पोटेंशियल। ध्यान हो तो मैंने पहले क्वेश्चन करवा रखे हैं। अब अपने उसमें उसी का कहीं ना कहीं यूज करके जिसको अर्थ से कनेक्ट किया गया है ना, उसके पोटेंशियल को जीरो के साथ इक्वेट करके कुछ करना है। ये थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ट्राई करके आना है, तो उससे थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर ज्यादा बेटर होगा। अब ये टॉपिक नोट करो भाई, इसको बताता हूं क्या होता है ये, इसको नोट करो। नोटेड, ओके। अब ये नोट करो भाई, अब क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्या होते हैं देखो। अब ये टॉपिक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको ध्यान करनी होती है। नाम दिया इसने इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। बेटा जैसे नाम से ही कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो रहा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऐसे सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो। कोई भी सरफेस ऐसा जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होता है, उस सरफेस को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस, दैट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब उस इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी होती हैं। वो प्रॉपर्टीज, एक तो पहली तो प्रॉपर्टी ये होगी कि उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी उसी से मिलती जुलती निकलेंगी, वहीं से निकलेंगी। देखो जब आप ये कह रहे हो कि हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विल बी जीरो। जैसे मैंने पहली प्रॉपर्टी लिखी, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस इज इक्वल। फिर दूसरी लिखी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। भाई जब सबका पोटेंशियल बराबर है तो डिफरेंस तो अपने आप जीरो आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी ये बन गई। तीसरी प्रॉपर्टी, एक चीज बताओ, मैंने कहीं ये लिखवाया ना, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये लिखवाया था कहीं? नहीं लिखवाया तो याद करो। वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो बताओ वर्क क्या आएगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो वर्क भी जीरो आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वही तीसरी प्रॉपर्टी है, वर्क डन टू डिस्प्लेस, ध्यान से देख लो, वर्क डन टू डिस्प्लेस एनी चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। वर्क जीरो आएगा, वर्क डन, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में वर्क डन जीरो आएगा। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी भाई, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के एक पॉइंट से अगर कोई सरफेस है ना इक्वी पोटेंशियल है, जैसे मेरे हाथ को देखो, मेरे हाथ को देखो एक बार, मान लो ये इक्वी पोटेंशियल है, मान लीजिए मेरा हाथ जो है वो इक्वी पोटेंशियल है, तो मैं इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई कहीं से कहीं भी कोई भी एक पॉइंट ले लूं, वहां से किसी भी दूसरे पॉइंट पर जाऊं, कोई कितना भी बड़ा चार्ज ले जू, छोटा बड़ा नेगेटिव पॉजिटिव कोई चार्ज ले जू, मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को लेके जाऊंगा तो कोई वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन विल बी जीरो। टू डिस्प्लेस एनी चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क भी जीरो आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं आप। चौथी प्रॉपर्टी ये वाली नोट करो, देखो चौथी प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड अलोंग द नॉर्मल, ये वर्ड नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के कंपैरिजन में अगर ड्रा करोगे तो वो हमेशा नॉर्मल के लॉन्ग, मतलब परपेंडिकुलर के लॉन्ग आएंगी। इसको मैं डायग्राम में समझाता हूं, मैं यहां समझाता हूं एक बार एग्जांपल देके। इस चौथी लाइन का मतलब क्या है, चौथे पॉइंट का, इधर देखो। मान लीजिए मेरा हाथ जो है वो इक्वी पोटेंशियल है,
मान लो एक सरफेस है यो और इट इज इक्विपोटेंशियल। तो बेटा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करूंगा ना, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करूंगा तो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनेंगी। अगर ये इक्विपोटेंशियल है ना, अगर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनेगी वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगी। जैसे मैंने यूं बनाया, यूं बनेगी, ऐसा नहीं कि किसी एंगल पे बना दो आप, जैसे यूं बना दी मान लीजिए मैंने, तो ये गलत बना दी, ऐसे नहीं हो सकती, इस तरीके से नहीं हो सकती, नॉर्मल के लॉन्ग बनेगी यूं, परपेंडिकुलर के लॉन्ग। किसी और एंगल पे बना दोगे तो इसका मतलब वो गलत बना दी, ये हो ही नहीं सकता। ये प्रॉपर्टी है इसकी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। फोर्थ प्रॉपर्टी है। हाँ, तो ये प्रॉपर्टीज आपने ध्यान रखनी है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। चलो अब कुछ क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करने के। टू ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेस इन डिफरेंट केसेस, अलग अलग केसेस में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करने के मैं बनाता हूं। देखो पहला पहला नोट करो, जैसे एक चार्ज है बेटा, यो मान लो एक चार्ज है, सिंगल चार्ज का पोटेंशियल मैंने बताया था V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। के क्यू बाई आर सिंगल चार्ज का पोटेंशियल होता है। अब बेटा मुझे कहा है कि भी इस चार्ज के कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाओ, ड्रा इक्वी पोटेंशियल सरफेस विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज। तो मैं ऐसा करूंगा, इस चार्ज को लूंगा सेंटर, इस चार्ज को सेंटर ले गए, इसके चारों तरफ एक स्फीयर बनाता हूं, एक स्फीयर बनाता हूं। आप मुझे बताओ इस स्फीयर के अलग अलग पॉइंट को अगर मैं दिखाऊं, कितने भी पॉइंट ले लो इस स्फीयर पर, क्या ये जो मैंने इस स्फीयर पर, सर्कल नहीं हो, स्फीयर है, ध्यान रखना, देखने में सर्कल लगेगा आपको, स्फीयर है यो। मुझे बताओ ये जो मैंने डिफरेंट पॉइंट इस स्फीयर पर बनाए, क्या इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस इस चार्ज से इक्वल है? क्या ये स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट है उन सब का डिस्टेंस चार्ज से इक्वल है? अगर इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस बराबर है तो क्या इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, सबका डिस्टेंस बराबर है, के क्यू बाई आर पोटेंशियल होता है। तो अगर मैं यहां का पोटेंशियल V1 बोल देता हूं, यहां का पोटेंशियल V1 बोल देता हूं, तो यहां का भी V1 होना चाहिए, यहां का भी V1 होना चाहिए और यहां का भी V1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या निकला कि इस स्फीयर के हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है, इस स्फीयर के हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है। अगर इस स्फीयर के हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है तो इसका मतलब ये स्फीयर इक्विपोटेंशियल हुआ, इट मींस दिस स्फीयर इज इक्विपोटेंशियल स्फीयर। तो ये इक्विपोटेंशियल आपने बना दिया, एक तो बना दिया। अगर मैं इसके अलावा एक स्फीयर और बना दूं, जैसे मान लो मैं एक स्फीयर यहां बना दूं, इसमें भी देखो, अगर मान लो यहां का पोटेंशियल V2 है, यहां का पोटेंशियल V2 है, तो क्या यहां का पोटेंशियल V2 नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। यहां का पोटेंशियल भी V2 होना चाहिए और यहां का पोटेंशियल भी V2 होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो होंगे बड़े बड़े स्फीयर पे, इसका भी पोटेंशियल आपस में इक्वल है, तो ये भी इक्विपोटेंशियल हुआ, ये भी इक्विपोटेंशियल हुआ। बोलो बेटा, अगर मैं एक स्फीयर और बना दूं, ये बना दूं, ये स्फीयर बना दूं, मान लो इसके एक पॉइंट का पोटेंशियल V3 है, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल V3 होना चाहिए, क्योंकि सबका डिस्टेंस 4 से बराबर है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस चार्ज को सेंटर मान लूं और इसके चारों तरफ कोई भी स्फीयर बना दूं, तो वो स्फीयर अपने आप में इक्विपोटेंशियल होगा, क्योंकि एक कोई भी एक स्फीयर देखो, उसके हर पॉइंट का डिस्टेंस 4 से इक्वल है। अगर सारे पॉइंट 4 से इक्वल डिस्टेंस पर, तो एक स्फीयर पर जितने भी पॉइंट होंगे, एक स्फीयर पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का पोटेंशियल आपस में इक्वल होगा। तो मैं ये कहूंगा कि पॉइंट चार्ज जो होता है, पॉइंट चार्ज जो होता है, उसके कारण स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं। पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं। जो मैंने ये बनाया इक्विपोटेंशियल सरफेस, समझ में आए? ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, ओके ठीक है बेटा। अब एक मेन पॉइंट और बताता हूं, एक मेन पॉइंट और बताता हूं, सुनो बेटा ध्यान से एक बार। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। देखो मैंने 3 स्फीयर बनाए, आप कह रहे हैं जी ठीक है ये तीनों इक्विपोटेंशियल हैं, मैं एक स्फीयर और बनाता हूं एक बार। मान लीजिए मैंने एक और बना दिया, ये बना दिया भाई। अब इसके मान लो एक पॉइंट का पोटेंशियल है V4, यहां का पोटेंशियल मान लो V4 है,
यहां का पोटेंशियल भी V4 होगा, यहां का पोटेंशियल भी V4 होगा, यहां का पोटेंशियल भी V4 होगा। ये बताओ जितने भी मैं स्फीयर बनाऊंगा, बेटा देखो, जितने भी मैं स्फीयर बनाऊंगा, क्या ये सारे स्फीयर इक्वी पोटेंशियल नहीं है? सारे के सारे इक्वी पोटेंशियल बिल्कुल है। सबका आपस में एक एक स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट उनका आपस में इक्वल है, सबका पोटेंशियल इक्वल है। लेकिन एक पॉइंट नोट करो, अगर किसी बच्चे ने थोड़ा ध्यान से देखा हो, इसको ऑब्जर्व किया हो, तो मैंने एक चीज बनाई है। जैसे मैंने ये दो स्फीयर बनाए, पहले बड़े दो, देखो पहले बड़े दो, इनके बीच में ये गैप मैंने दिखाया, नोट करना इस बात को। आगे वालों के बीच में ये गैप मैंने बढ़ा दिया, ये गैप इंक्रीज कर दिया, और यहां जाके तो और ज्यादा इंक्रीज कर दिया गैप। ये पहले दो के बीच में गैप कम है, फिर गैप और ज्यादा, फिर गैप और ज्यादा, मैं गैप बढ़ाता गया। ये बात किसी ने ध्यान दी हो तो, नोट की हो तो, और यही काम की बात है इसमें। आपको ये कहना है कि भाई देखो, आप पहले देखो, चार्ज से दूर गए, आप चार्ज से दूर गए, आपको पता होना चाहिए चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। ध्यान से करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं एक बार मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैं जितना चार्ज से दूर जाऊंगा, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। और बेटा एक प्रॉपर्टी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जो 4 प्रॉपर्टीज मैंने लिख नहीं रखी थी, क्योंकि वो बगैर डायग्राम के समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने वो प्रॉपर्टी वहां लिखी नहीं, यहां बताऊंगा उसको मैं। वो प्रॉपर्टी ये है कि भी किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में, किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में ये जो गैप होता है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो गैप होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोबारा सुन लो, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो गैप होता है, ये गैप इलेक्ट्रिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो ये गैप कम होगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, तो ये गैप बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन, लिख लो, नोट कर लो ये पॉइंट, 5वीं प्रॉपर्टी नोट करो। डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस is inversely proportional to, distance between two equipotential surfaces is inversely proportional to value of electric field, value of electric field। नोट करो इसको, जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी तो गैप बढ़ गया। ये प्रॉपर्टी है इनकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। याद रखोगे? लगे हाथ से एक प्रॉपर्टी और याद कर लो, एक प्रॉपर्टी और लिख लो, 6ठी प्रॉपर्टी और लिख लो भाई, फिर बाद में ध्यान रहे ना रहे, अभी लिख लो 6th प्रॉपर्टी। वो लिख लो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये प्रॉपर्टी लिख लो, मेन प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। जब इसके ऊपर बाकी डिस्कशन कल करेंगे भाई, इसके ऊपर बाकी डिस्कशन कल करेंगे, इन्हीं किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करवाऊंगा आपको, और चीजें भी, इस पर क्वेश्चन वगैरह न्यूमेरिकल वगैरह भी लेंगे, वो कल डिस्कस करते हैं। आज की क्लास को यही रोक रहा हूं।